कल के अखबार में एक खबर छपी हुई है जो शहरी विकास के मंत्री हैं बंशीधर भगत, उन्होंने एक बैठक किया और बैठक करके उन्होंने कहा कि जो लैंड यूज चेंज करने का शुल्क है, भू उपयोग बदलने का शुल्क है, यानी जमीन को कृषि से अकृषि करने का शुल्क है, वो बहुत ज़्यादा है, वो कम करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आम लोग जमीन खरीदेंगे, सरकारी मंत्री कह रहा है कि उनको अगर कृषि भूमि खरीदनी है तो उनको 200% शुल्क देना पड़ रहा है। लेकिन जो 2018 का कानून त्रिवेंद्र रावत जी ने पास किया, उसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि कृषि भूमि को अगर आप जमीन खरीदेंगे औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर, तो कृषि भूमि को अकृषि नहीं कराना पड़ेगा, बिना अकृषि कराए उसका भू उपयोग बदल जाएगा। यानी कि जब लोग अपनी जरूरत भर की जमीन खरीदेंगे तो वो 200% से ज्यादा टैक्स देंगे, और जब जमीन की लूट होगी, जब जमीन लूटने के लिए खरीदी जाएगी, तब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो लड़ाई है, ये इस जमीन की लूट के खिलाफ लड़ाई है। इस बात को समझने की जरूरत है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के भीतर, और ये जो जमीन के कानून का सवाल है, ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, उत्तराखंड की बात है, हमारी बात है। हम तो जितने लोग यहाँ आंदोलन के लोग हैं, संघर्षों के लोग हैं, हम तो राज्य के आंदोलन में ये मांग करता रहा तब से कि जल पर, जंगल पर, जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई तो तब से राज्य के आंदोलन के समय से है। और पानी पर हमारा अधिकार खत्म हो गया है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जितनी बड़ी नदी घाटियों में परियोजनाएं बन रही हैं पहाड़ में, वो सारी परियोजनाओं में हमारा उस पानी पर कोई अधिकार नहीं है, हमारा उस बिजली पर भी कोई अधिकार नहीं है। बिजली बेचने का अधिकार जो कंपनी बिजली बना रही है उसको है, और उस समझौते में लिखा रहता है कि 12% बिजली ये राज्य को मुफ्त देगा। किसको देगा? राज्य को देगा, हमको नहीं देगा। हम तो सिर्फ उजड़ेंगे, हम तो सिर्फ डूबेंगे, हम तो विस्थापित किए जाएंगे, बिजली हमको मुफ्त नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी बात थोड़ा घुमा करके है कि राज्य को 12% बिजली मुफ्त देगा का मतलब 88% बिजली बनाने वाली कंपनी जिसको चाहे हिंदुस्तान में उसको बेचेगी। इसका सीधा सबसे सरल उदाहरण एक टिहरी डैम है, और उसके अलावा श्रीनगर में जो परियोजना है, तो श्रीनगर की परियोजना में वो उत्तराखंड की ज़मीन पर खड़ी परियोजना है। मैं उदाहरण के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ, और भी बता सकता हूँ। लेकिन उत्तराखंड की ज़मीन पर परियोजना खड़ी है, वो बिजली किसको बेचता है? उसका बिजली बेचने का समझौता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के साथ है। उत्तर प्रदेश को बिजली बेचता है, हमको नहीं देता। तो पानी पर हमारा अधिकार खत्म, जंगलों पर हमारा अधिकार खत्म, और ये 2018 में जो कानून आया उसके बाद पहाड़ की जमीनों की निर्बाध बिक्री, बेरोक-टोक बिक्री का रास्ता खोल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा था कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरे देश की बात है। देश आज़ाद हुआ और उसके बाद देश में कानून बने कि जमींदारी खत्म की जाएगी, जमींदारी का उन्मूलन किया जाएगा। ये देश की आज़ादी की लड़ाई से हमने हासिल किया, और किसी के पास एक सीमा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का जो कानून अब तक हमारे यहाँ लागू है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। पहली बात क्या? जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी का विनाश, और 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता। उस कानून में भी ये प्रावधान था। तो जब ये कर दिया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी बात नहीं है, इस देश की आज़ादी की लड़ाई से जो हमने
किया। उस आजादी की लड़ाई के हासिल मूल्यों को नेस्तनाबूद करने का कानून है वो, उसको ध्वस्त करने का कानून है ये इसका पूरे देश के साथ संबंध है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये मैं आपसे तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के हिमालयी राज्यों में कहीं ऐसा कानून नहीं है। वो आप मेघालय का कानून देखें, वो आप मिजोरम का कानून देखें, आप असम का कानून देखें, और सिक्किम में तो हमारे साथ ही 2018 में हमारे यहाँ कानून बना कि कोई भी औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर पूरा पहाड़ का पहाड़ खरीद सकता है। यह 2018 में हमारे यहाँ कानून बना, और 2018 में ही सिक्किम में कानून बना। सिक्किम के कानून में कहा गया कि वहाँ जो जनजातियाँ हैं, लिम्बू और तमांग जनजाति, वो अपने अलावा किसी दूसरे को ज़मीन नहीं बेच सकती। तो 2018 में इसी देश के भीतर 2 राज्यों ने अलग अलग कानून बनाया। सिक्किम ने अपनी जनजातियों को सुरक्षित करने का कानून बनाया, और हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिवेंद्र रावत उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कानून बनाया कि हिंदुस्तान भर में जितने बड़े पूंजीपति हैं, जितने बड़े धन्ना सेठ हैं, तो त्रिवेंद्र रावत ने कानून बनाया कि जितने बड़े पूंजीपति हैं, जितने बड़े धन्ना सेठ हैं, जितने बड़े जमीन के लुटेरे हैं, वो जितना मर्जी चाहे उद्योग लगाने के नाम पर जमीनें हमारे यहाँ आकर के खरीद सकते हैं। ये कानून बना। इस सिलसिले में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ अलग थलग बात नहीं है, बल्कि इस समय पूरी दुनिया में कौन कितनी ज्यादा जमीन कब्जा सकता है, कौन कितनी ज्यादा जमीन लूट सकता है, इसको लेकर के अभियान चला हुआ है। कि दुनिया भर में जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े पूंजीपति हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जमीन ऐसा संसाधन है, आबादी बढ़ रही है और जमीन कम हो रही है, जमीन घट रही है। हम जमीन बना नहीं सकते, जमीन का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जमीन को नष्ट जरूर कर सकते हैं, उसको बर्बाद जरूर किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। इसलिए दुनिया भर में पूंजीपतियों ने यह अभियान चलाया कि भाई कौन कितनी ज्यादा जमीन दुनिया के किस कोने में कब्जा कर सकता है। ये होड़ मची हुई है, और उस होड़ की एक प्रयोगशाला उत्तराखंड में भी उन्होंने स्थापित की, बल्कि सबसे खुली प्रयोगशाला उत्तराखंड में स्थापित की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ। और जमीन के कानून को लेकर के तो कैसा कानून बना, ये मैंने आपसे कहा। मैं आपसे इतना जरूर और कहना चाहता हूँ कि अभी 2018 में जब ये कानून बना, तो हम लोग तो इनमें से बहुत सारे लोग जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम तमाम लोगों ने तो 2018 में भी ये सवाल उठाया। लेकिन आज के दिन पर ये सवाल उठाने वाले सिर्फ हम लोग नहीं हैं, सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं। मैं आश्चर्यजनक रूप से देख रहा था, मैंने बहुत जगह इस बात को कहा, मैं यहाँ भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि 2018 में जो त्रिवेंद्र रावत जी का मीडिया सलाहकार थे रमेश भट्ट, आजकल रमेश भट्ट भी जो है वो भू कानून के पक्षधर हैं। मैंने कहा, मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई भट्ट साहब, जिस दिन 2018 में विधानसभा में त्रिवेंद्र रावत ने ये कानून पास किया, उस दिन तो आप त्रिवेंद्र रावत के तनख्वाहिया थे, त्रिवेंद्र रावत से तनख्वाह पाते थे। इस प्रदेश की तिजोरी का पैसा अपनी जेब में आपने भरा, और इस प्रदेश की जमीनों को लूटने का बंदोबस्त करने में हिस्सेदार है। 2021 में 3 साल के बाद अचानक आपके दिमाग की बत्ती जलती है, अचानक आपकी ट्यूबलाइट चल गई है, अचानक भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो जमीन का कानून बनना चाहिए, हमको चाहिए सशक्त भू कानून। भाजपा वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 20-21 साल तक क्या किसकी सरकार थी? इस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, इस राज्य में भाजपा की सरकार थी। किसने नहीं बनाया भू कानून? भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं बनाया, कांग्रेस वालों ने नहीं बनाया। आज के दिन पर भाजपा वाले भी अभियान चला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं तो हमारे और उनके अभियान चलाने में फर्क है। फर्क को समझिए
इस फर्क को जरूर साफ साफ तौर पर समझना चाहिए। उनका अभियान जमीन बचाने का अभियान नहीं है, उनका अभियान पहाड़ की कृषि को बचाने का अभियान नहीं है, उनका अभियान यहाँ जमीनें सुरक्षित रहें उनका ये अभियान नहीं है। उनका अभियान अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का अभियान है। इस बात को समझिए, अपनी कुर्सी को बचाने का अभियान है। और इसलिए वो इस अभियान के जरिए भी जो बातें हम कह रहे हैं कि पहाड़ की जमीन बचनी चाहिए, यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो इस अभियान के जरिए फिर एक बार जो उनकी राजनीति का ट्रेडमार्क है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ट्रेडमार्क क्या है, उनकी राजनीति किसके आधार पर खड़ी राजनीति है? उनकी राजनीति धार्मिक बंटवारे के आधार पर, सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर, हिंदू मुस्लिम घृणा के आधार पर खड़ी राजनीति है। और वो इस भू कानून के सवाल को भी हिंदू मुसलमान का सवाल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके बीच में इस सवाल पर बंटवारा हो जाए, ये लड़ाई हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम बंटवारे का सवाल नहीं है, ये सवाल वो नहीं है। ये सवाल हमारे संसाधनों पर हमारे अधिकार का सवाल है। ये हमारी जमीनों को कौड़ियों के मोल नीलाम करने का कानून है। छोटा छोटा जमीन कौन खरीद रहा है ये उसका कानून नहीं है। ये पूरा पहाड़ का पहाड़ किसी भी 1, 2, 3, 4 पूंजीपतियों को बेचने का कानून है। इस बात को समझिए, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके साथ बस अंतिम 2-3 बात छोटी छोटी मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये भू कानून के सिलसिले में मैंने बातें कही और इन बातों को तमाम जगह मैंने कहा। हमारे यहाँ जो भूमि का आखिरी बार बंदोबस्त हुआ वो 1958 से 1964 के बीच में हुआ। यानी हमारे पास कितनी जमीन है, उस जमीन की जो पैमाइश है वो आखिरी बार 1964 में हुई। वो 40 साल भूमि बंदोबस्त 2004 में खत्म हो गया। उसके बाद जमीन का जो भी आंकड़ा है वो 1964 के हिसाब से है। तो एक तो भूमि का बंदोबस्त नए सिरे से होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहाड़ में जो लोग गाँव में रह रहे हैं, मैं कर्णप्रयाग से आया हूँ, लगातार वहाँ लोगों के बीच में रहता हूँ निरंतर, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि वो जो जमीन है जिसको बचाने की हम बात कर रहे हैं, वो जमीन अगर बंजर होती जाएगी, वो जमीन अगर उत्पादक नहीं होगी, वो जमीन अगर उपजाऊ नहीं होगी, तो जमीन का क्या कीजिएगा? तो जमीन को उत्पादक और उपजाऊ बनाने का सवाल भी है। हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। वहाँ जाइए, वहाँ दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ है, वो कहते हैं कि देश में हरित क्रांति की जननी वो विश्वविद्यालय है। लेकिन उस इतने बड़े विश्वविद्यालय का हमारी खेती से कोई संबंध नहीं है, पहाड़ की खेती से कोई संबंध नहीं है। तो जब तक आप पर्वतीय कृषि को उत्पादक नहीं बनाएंगे, पहाड़ की खेती को लाभकारी नहीं बनाएंगे, तब तक आप जमीन बचाने की सारी बातें खोखली होकर के रह जाएंगी, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। गाँव में आप जाकर के देखिए, ये हालत है कि सुबह होती है और चारों तरफ शोर सुनाई देने शुरू होता है। किस बात का शोर? कि बंदरों का हमला है। रात होती है तो चारों तरफ कंटर बजने का शोर सुनाई देने से अच्छा जाता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि सुअर, बाघ, भालू सबका हमला है। उसके बीच में लोग जो रह रहे हैं उनके बारे में सोचने की बात है। किसी की राजनीतिक जमीन को बचाने की सोचने की बात नहीं है, उन लोगों के बारे में सोचने की बात है जो आए दिन बाघ का शिकार हो रहे हैं, जो आए दिन भालू का शिकार हो रहे हैं, जो बंदरों और सुअरों की मार झेल रहे हैं। तो पहाड़ की खेती को अगर उपजाऊ नहीं बनाएंगे तो सारी बात अकारत हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो निरर्थक हो जाएगी। ये समझने की बात है। और ये और समझने की बात है, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो ये है कि हमारे पहाड़ में खास तौर पर बड़े पैमाने पर भूमिहीन लोग हैं। कौन है भूमिहीन आबादी है? वो दलितों की आबादी है। तो भूमि के सुधार की जरूरत है, भूमि के पुनर्वितरण की जरूरत है। जो दलित भूमिहीन आबादी है उसको जमीनें दिए जाने की जरूरत है। हमारे खेत तो हमारा है, लेकिन खेत में खड़ा हुआ पेड़ हमारा नहीं है।
मैदान में ऐसा नहीं होता। मैदान में लोग पेड़ों की भी बिक्री करते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं, पॉपुलर के पेड़ बेचते हैं लोग और पेड़ बेचते हैं। लेकिन पहाड़ में जमीन हमारी, लेकिन मैं कह सकता हूँ खेत हमारा, लेकिन पेड़ हमारा नहीं। तो लोगों को ये सारे अधिकार दिए जाने की जरूरत है। इसलिए जमीन के पूरे एजेंडे को व्यापक संदर्भों में सोचने की जरूरत है, राजनीतिक भयावह से बाहर आने की जरूरत है। और ये अंतिम बात ये कि जैसा हमने कहा कि 2018 का कानून निरस्त होना चाहिए, पहली मांग तो सबसे बड़ी मांग यही है कि 2018 में जो बना उसको निरस्त करिए। और अभी 2 दिन पहले ये ऐलान हो गया कि विधानसभा का सत्र होने वाला है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी भू कानून की मांग है, अब तो विधानसभा का सत्र हो रहा है नवंबर के आखिरी 2 दिनों में, तो वहाँ नया भू कानून जनता की मांग के अनुरूप, उत्तराखंड की जरूरतों के अनुरूप वो कानून पेश किया जाना चाहिए। ये मांग हम करना चाहते हैं। तो उम्मीद के साथ ये लड़ाई सफल होगी, सत्ता के छल छद्म को आप पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।